तो आज की क्लास से हम इंशाल्लाह अपना फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ द वर्क एंड एनर्जी, और एक और नाम कह सकते हैं ऐसे वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो इट इज़ द चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो हम इसको पढ़ेंगे और बहुत छोटा चैप्टर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो हम इसको डील करेंगे इंशाल्लाह और अच्छी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टर्म दैट इज़ वर्क। सो वर्क की जो डेफिनेशन है, दैट वर्क इज़ डन when a force is applied and the object on which the force is applied moves in the डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा, वर्क इज़ कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज द फार्मूला गिवन W इज़ इक्वल टू FD। ठीक है, इसमें फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स एंड डिस्टेंस, जो मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस है D इज़ द डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। फोर्स और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स एंड डिस्टेंस D कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स और डिस्टेंस दोनों अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में है। इट इज़ ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ द वर्क। सो द यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल्स। वर्क इज़ मेजर्ड इन जूल्स, J। सो इसी तरह मैं आगे आ जाता हूँ। और यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। और इसका मेरे पास एंगल है थीटा, और यहाँ पर F है और यहाँ पर डिस्टेंस D है। ठीक है, तो जो मेरे पास अप्लाइड फोर्स F है वो एंगल थीटा पर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में। सो एन ऑब्जेक्ट moves the distance D, डिस्टेंस D मूव करेगा वो, और जो वर्क डन होगा आपका वो किस तरह होगा? वर्क डन इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू F डॉट D cos थीटा। सो वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस cos थीटा। और हमें एक कंपोनेंट चाहिए फोर्स का डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस, तो ये मैंने एक कंपोनेंट बना दिया है फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब कुछ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्क डन विल बी मैक्सिमम कब होगा? व्हेन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो आपका जो वर्क डन होगा वो थीटा 0 होगा, तो cos 0 इज़ इक्वल टू 1। सो वर्क डन इज़ इक्वल टू FD। तो वर्क डन और जब पॉजिटिव होगा जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपकी पैरेलल होंगी। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है, कंसिडर की जाती है। जो मैंने अभी कहा FD, डिस्टेंस भी हो सकता है D, और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। सो ज़्यादातर हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोई इतनी इशू नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर टू सेम थिंग्स। अच्छा जनाब, और वर्क डन जो है आपका 0 होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जब फोर्स और डिस्टेंस आपके क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब आपका थीटा होगा 90, और थीटा 90 इज़ ऑलवेज़ लाइक आपका 0 होता है, तो इसलिए आपका वर्क डन भी होगा आपका
परपेंडिकुलर और ये होगा आपका 0. वर्क डन विल बी 0 व्हेन द फोर्स एंड डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर एंड द एंगल इज 90 डिग्री. तो ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए. वर्क डन विल बी पॉजिटिव. कब होगा पॉजिटिव? जब थीटा जो है 90 से छोटा होगा, यानी कि थीटा आपका 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा. जैसे ही वर्क आपका 90 से स्मॉल हुआ, थीटा यानी कि 90 से ग्रेटर हुआ, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, नाउ 180, नाउ 120, मगर 90 छोटा है थीटा से, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव. वर्क डन आपका नेगेटिव होगा. ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ है जिसमें फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट नीचे वाली एक्स एक्सिस पर है, तो एरिया ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले जो ग्राफ होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वर्क डन. अगर मेरे पास ग्राफ दे दिया जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, कहा जाए वर्क डन निकालो, तो उसका एरिया ही वर्क डन होगा. इसी के साथ साथ वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स जो उस वर्क को अपोज कर रही है. वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इज़ ऑलवेज नेगेटिव. रिटार्डिंग फोर्स का जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है. तो यहाँ पर हमने वर्क का टॉपिक ख़त्म किया. अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ द एनर्जी टॉपिक. सो नाउ आई एम गिविंग द हेडिंग ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ अ टेंडेंसी, एक कैपेबिलिटी है टू डू वर्क करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी. ये भी जूल्स के अंदर मेजर्ड होती है. काइनेटिक एनर्जीज़ की एक और फॉर्म है जो कि अपनी मोशन की वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी स्पीड की वजह से होती है. इसलिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv². इसी तरह मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो कि अपनी पोजीशन पे रहने की वजह से होती है, पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड. अगर एक बॉडी ग्रेविटी की मदद से ज़मीन पर टिकी हुई है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड. and it is also given as U is equal to mgh. Potential energy is denoted by U. Potential energy stored in springs. जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, लाइक दिस वन. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग्स इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है और उसको हम कहते हैं E इज़ इक्वल टू हाफ kx². अगर ऑसिलेशंस हमारे PMDC में होगा तो हम उसमें पढ़ेंगे हाफ kx². तो ये क्या है? सो दिट इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वेयर k इज़ द इलास्टिक कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब एक टर्म है जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? सो वो ये कहता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी, कि बॉडी पर किया हुआ वर्क डन इज़ इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्या मतलब? अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखूँ कि वर्क डन विच इज़ द FD इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mvF² प्लस हाफ mvi². सो ये हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और मैं लिखता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फर्स्ट लॉ मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ रहा हूँ. फर्स्ट लॉ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can not be created
एक मिनट, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म to another but the total energy remains constant। यानी कि आपकी एनर्जी ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, मगर किसी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि हम पढ़ेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी and which is always remains constant. This is also called the first law of thermodynamics, जो कि हम पढ़ेंगे। अच्छा जनाब, बल्कि नहीं, इसको मैं एक तरीका और है, एक मिनट। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास। अगर मेरे पास एक बॉडी है मास की और वो एट रेस्ट पर है और हाइट पर है h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट है जिस पर वो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो कर ठीक है रेस्ट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh और उसकी काइनेटिक एनर्जी इज़ 0, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ पर है, सरफेस पर है, नॉट इन मोशन। अगर हमने बॉडी को रिलीज़ किया और अगर उसने फॉल किया तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान इंटरचेंज होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो जब वो फॉल हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव mgh1 माइनस h2, यानी कि हाइट 1 से हाइट 2 पे गई, लॉस इन पोटेंशियल हुआ, मगर उसी के साथ साथ गेन इन mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वी हैव अनदर इंटरचेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो अभी मैंने बताया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो हाइट से नीचे फेंका जाए तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेगा, यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय अ हाइट, अगर वो एक हाइट से ऊपर रेज किया जाएगा ऑब्जेक्ट, वो गेन करेगा सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल होगी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं रेस करूं हाइट पर तो वो कुछ अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, जो वो गेन करेगा वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज़ ऑल्सो वी हैव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा एनर्जी का भी टॉपिक ख़त्म हुआ। अब मेरे पास लास्ट टर्म है, दैट इज़ द पावर। पावर सो पावर जो है हमारे पास इज़ द रेट ऑफ वर्क डन, किस रफ्तार से वर्क डन हो रहा है इस कॉल्ड रेट ऑफ पावर, रेट ऑफ वर्क डन, या फिर वर्क ऑफ एनर्जी एक ही चीज़ है तो रेट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। ये एनर्जी किस रेट से कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसे भी हम कहते हैं पावर। सो ये डेफिनेशन है पावर की, ठीक है। और पावर का जो फॉर्मूला है वो है W/T, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम टेकन, सॉरी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अगर हम देखें FD के बराबर है और टाइम टेकन हमारे पास T है, ठीक है। और इसी के साथ साथ D/T मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो मेरे पास पावर का एक और क्या आ गया, P इज इक्वल टू F.V। पावर इज़ ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो ये हमारे पास पावर हो गई, इसका फार्मूला, दोनों फार्मूला वैलिड है, W/T भी वैलिड है। अगर MCQ में आए न्यूमेरिकल तो हम जो डाटा के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, या F.V भी हमारे पास वैलिड है। पावर का यूनिट होता है वॉट्स, ठीक है। और
पावर विल बी 1 वॉट, 1 वॉट की होगी, इफ़ अगर द वर्क इज़ डन एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि पावर मेरे पास कब 1 वॉट की होगी, जब वर्क जो होगा आपका डन होगा एक रेट से जो कि है 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली टर्म है। आगे बढ़ते हैं, पावर भी ख़त्म हुआ हमारा टॉपिक। नाउ वी हैव, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, पावर इज़ बोथ हाउ मच वर्क यू डू एंड हाउ फास्ट यू डू। मतलब वही बात, पावर एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना वर्क कर रहे हो और कितनी जल्दी से, कितने तेज़ रफ्तार से वो कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। मैं पी लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म आपको पता है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा मैं बता चुका हूँ कि एक अगर बॉडी है अपने क्या कहते हैं पोजीशन की वजह से वो है, या अपने कंपोनेंट्स की वजह से, या अपने पार्ट्स की वजह से है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ फॉर्म्स होती हैं, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE लिख रहा हूँ मैं, जो कि होती है mgh। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी कि जो पाथ फॉलो कर रही है उसके इंडिपेंडेंट नहीं है। यही थर्मोडायनामिक्स का लॉ है कि अगर एक चीज़ यूँ 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 जिगजैग करके फाइनल स्टेट पर पहुंच रही है इनिशियल स्टेट से, तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, मगर पाथ के फॉलो पर वो डिपेंड नहीं करेगी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो बात तो है बहुत आगे है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह जो स्प्रिंग्स में होती है वो हमारे पास कैसी होती है, हाफ kx²। और ये हमेशा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं GMM/r। सो एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी हम कहते हैं GMM/r। सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक और टर्म है मेरे पास, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या होती है, दैट फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स है विच अपोजेस, जो कि अपोज करती है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही मैंने कल जो पढ़ाई थी बात मोशन एंड फोर्स में, कि अगर एयर रेजिस्टेंस के दरमियान आपकी वेलोसिटी जा रही है तो वो एक रिटार्डिंग या फ्रिक्शन फोर्स होती है एयर की। सो वो ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को अपोज करती है। जैसे ही हम अगर एग्जांपल लें, कार पे ब्रेक लगाते हैं रेड सिग्नल को देख के, तो ब्रेक एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है टायर्स के ऊपर, तो वो उसको स्लो डाउन कर देती है, वो फोर्स टायर्स को और गाड़ी। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाती है और ये एनर्जी के तौर पर लॉस हो जाती है सिस्टम में, और एनर्जी जो है आपकी यूज़फुल नहीं होती, और ये होती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। सो इसका भी वही है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क done against friction. So this is also an important concept, that loss in potential energy is equal to the gain in potential kinetic energy plus work done against the friction. Work done against लिख दिया मैंने, work done against friction. So चेक कर लेते हैं। So इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, जो कि बहुत ही आसान था। अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ साथ MCQ नंबर 1 वी हैव, इन अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मैंने बताया था वर्क डन। सो वी हैव अ करेक्ट आंसर बी। एक मिनट,
थिक क्यों हो गया पेन? हाँ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर है बी। अब तो फिर इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, दैट इज़ जो एक बैग है, अ बैग इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाइट, एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल बी 14 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है, फार्मूला देखो, mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv²। लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो मास से मास कट जाएगा, अब बचा g विच इज़ द वैल्यू ऑफ 9.8, h1 हमें दी हुई है 15, कह रहे दूसरी हाइट क्या होगी, और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 14 का स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है। सो 14 का स्क्वायर तो होता है 196, तो 196 मल्टीप्लाई बाय 196 अपॉन 2। इसी के साथ साथ 9.8 15 माइनस h2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ कैरी, 2 8 ज़ा 60, 98। 9.8 15 माइनस h2, अब इस 9.8 को मैं यहाँ ले जाऊँगा 980 के नीचे, सो 98 अपॉन 9.8। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि डेसिमल को हटा दो, डेसिमल को हटा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो 980 अपॉन 98, 98 1 ज़ा 98, 98 10 ज़ा 980, तो यहाँ हुआ 10, यहाँ बचा 10 और 15 माइनस h2 इज़ इक्वल टू 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5, so we have a value which is 5, so answer B is the correct answer which is 5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अच्छा जनाब, अब ये कह रहा है MCQ नंबर 3, वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन अप्लाइड फोर्स इज डैश प्लस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के जब क्या होगी, पैरेलल होगी, जब भी तो मैक्सिमम होगा वर्क डन, तो वी हैव आंसर करेक्ट ए। टू बॉडीज हैव वेलोसिटी रेशियो 2:3, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज? सही है। अच्छा, जब हमें कहा जा रहा है कि दो बॉडीज़ का जो रेशियो है वो है 2:3, और काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा, जो कि हमारे पास हाफ है, ठीक है। सो 2 आपका हो जाएगा हाफ से, और 3 भी आपका हो जाएगा हाफ से। सो ये हो जाएगा आपका व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, टू बॉडीज है वेलोसिटी रेशियो 2:3। ओके, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज? सही है। ठीक है, हमें पता है v² होता है काइनेटिक एनर्जी, होता है ना, हाफ mv²। सो v 2:3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो वी हैव एन ऑप्शन करेक्ट विच इज़ द सी, 4:9, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। A man carrying 25 kg weight climbs 8 meter from X to Y on a plane inclined 30 degree to ground. Find work done to place the weight at Y. वर्क डन हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, mgh के। मास है 25, g है 9.8, और जो 8 क्लिम्स एट 8 मीटर, ठीक है। सो आपकी जो 8 मीटर हाइट है, क्योंकि वो वर्क डन इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, सो हमारी जो हाइट है वो 8 का हाफ हो जाएगी, 4। सो 25 मल्टीप्लाई बाई 9.8 इंटू 4, हमारे पास आंसर होगा 981, ठीक है। क्योंकि ये एक चीज़ इसलिए पूछी जा रही है कि आपका जो वर्क डन है उसको वेट को प्लेस करने पे वाई से कितना होना चाहिए, तो ये हमारा हाफ इसलिए होगा क्योंकि आपका पता है वर्क डन हमेशा आपका जो होता है इक्वल टू एनर्जी स्टोर होता है बॉडी के अंदर। एनर्जी स्टोर आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ होगा उसका मास, तो सॉरी इसका जो हाइट है वो हाफ होगी, सही है। तो इसलिए हमने इसको 8 से 4 कर लिया। एनर्जी स्टोर्ड बाय वाटर इन अ डैम इज वाटर ड्यू टू इट्स पोजिशन, तो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
A man holding 10 Newton weight in his hand moves 5 meter horizontally and 10 meter vertically. Find the work done by the man. अच्छा भाई, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन और हॉरिजॉन्टली नहीं, a man holding 10 Newton weight in his hand moves 5 meter horizontally and 10 meter vertically. Find the work done by the man. ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन दी हुई है, नो वर्क विल बी डन ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बिकॉज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज 90 डिग्री. सही है. वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट इज F इंटू एच 10 मल्टीप्लाई बाई 10. वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट आपका क्या होगा 100 जूल्स, क्योंकि दोनों हमें, एक तो हमें फोर्स दी हुई है और एक हमें हाइट दी हुई है F इंटू एच, तो इसलिए हमने 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर लिया 100 जूल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल एनर्जी. जो रीन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है इसका ऑप्शन डी है. सोलर एनर्जी रीन्यूएबल हो सकती है, विंड एनर्जी रीन्यूएबल हो सकती है, जियोथर्मल भी आपकी रीन्यू हो सकती है. ऐसा हमारा लास्ट MCQ है, द प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ 4. यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो प्रोडक्ट है वो है 4. इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ डबल देन द प्रोडक्ट विल बिकम. अच्छा, अगर मास इन दोनों का डबल किया जाएगा 2 टाइम्स और इसका भी 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए 4 पर. ठीक है. सो इसका 2 तरीके हैं, या तो हम इन दोनों 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ा 8 और दोबारा से हम 8 2 ले आएँ और 8 2 ज़ा 16. एक ही तरीका हो गया अगर हमें ईजीएस्ट फॉर्म चाहिए. एक और तरीका है, जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को डबल किया और पोटेंशियल एनर्जी को भी डबल किया, सही है, तो 4 भी हमारा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4KE इंटू PE. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 16. तो ये दोनों तरीके हमारे पास वैलिड हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचा C करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमने अपना ये वाला चैप्टर ख़त्म किया, वर्क एनर्जी एंड पावर.